धामी सरकार में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तेज हुई सुगबुगाहट। कई विधायकों को मिल सकता है मंत्री पद। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद तेज हुई मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें। इस्तीफे के बाद मंत्रिमंडल में 5 पद हुए खाली। इस्तीफे के बाद सीएम धामी को मिली पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विभागों को संभालने की जिम्मेदारी। वित्त, शहरी विकास समेत 5 विभागों की बड़ी जिम्मेदारी। सीएम धामी ने उत्तराखंड में विकास और व्यवस्थाओं को लेकर लिए कई बड़े फैसले। अब नेम प्लेट से लेकर सरकारी होम प्लेट्स पर लिखे जाएंगे हिंदी महीने। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे सभी विभाग। चारधाम यात्रा 2025 को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने लागू की कई नई व्यवस्थाएं। चारधाम यात्रा पर जाने वाली बाहरी गाड़ियों को दिया जाएगा मात्र 15 दिनों का फिटनेस कार्ड। हाउस टैक्स बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में देहरादून नगर निगम। अब तक 55 लाख रुपए से ज्यादा के टैक्स की गई वसूली। देहरादून के नवनियुक्त मेयर सौरभ थपलियाल ने की टैक्स चोरी करने वालों को चेतावनी। 15 दिन के भीतर टैक्स जमा नहीं किया तो निगम की तरफ से की जाएगी कड़ी कार्रवाई। उत्तराखंड सरकार की नंदा सुनंदा योजना का गरीब लड़कियों को मिल रहा है लगातार फायदा। जिलाधिकारी सविन बंसल ने आज योजना के तीसरे चरण में छात्राओं को बांटे चेक। उत्तराखंड में फायर सीजन को लेकर सतर्क मोड पर वन विभाग। लालकुआं में बचाव को लेकर अतिरिक्त फायर वॉचर्स की जा रही है तैनाती। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से मिल रही है धामी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द हो सकता है। विस्तार को लेकर सुगबुगाहट तेज होती हुई नजर आ रही है। कई विधायकों को अब मंत्री पद मिल सकता है। सीएम धामी के दिल्ली दौरे के बाद अब अटकलें तेज होती हुई नजर आ रही है। तो धामी मंत्रिमंडल में विस्तार की सुगबुगाहट अब और तेज हो गई है। कई नेताओं की अब लॉटरी लग सकती है। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे से अब अटकलें तेज होती हुई नजर आ रही है। कई नामों पर भी चर्चाएं अब नजर आ रही हैं। प्रेमचंद अग्रवाल के मंत्री पद से इस्तीफे के बाद उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें अब और तेज हो गई हैं। मंत्री पद के लिए सामने आ रही नामों से कई विधायकों के चेहरे भी अब खिलते हैं। दूसरे, प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे को भाजपा ने पार्टी की विचारधारा से जोड़ा है, जबकि कांग्रेस ने उनके इस्तीफे वाले कदम का स्वागत किया है। विधानसभा में विवादास्पद बयान देने के करीब 22 दिन बाद आखिरकार प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे पर जाने के बाद अब उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं अब और ज्यादा तेज हो गई हैं। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे से पहले धामी कैबिनेट में 4 मंत्री पद खाली चल रहे थे। अब उनके इस्तीफे के बाद अब रिक्त पदों की संख्या 5 हो चुकी है, जिस पर चर्चा है कि इस महीने के लास्ट में धामी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जिसको लेकर ही दिल्ली में बैठकों का दौर भी लगातार शुरू हो गया है। देखिए, हमारी सरकार में पहले से ही 4 मंत्री के पद रिक्त चल रहे हैं और मंत्री पद रिक्त होने के कारण मंत्रिमंडल की विस्तार की संभावनाएं बनी रहती हैं। और मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा और कौन मंत्री बनेंगे, ये इसका विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री के पास रहता है। और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर जैसे ही निर्देश प्राप्त होगा और माननीय मुख्यमंत्री जब चाहेंगे तो मंत्रियों का विस्तार भी होगा। तो उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रेमचंद अग्रवाल के विभाग संभालेंगे। वित्त, शहरी विकास समेत 5 विभागों की जिम्मेदारी बढ़ी है। मुख्य सचिव ने आदेश अब जारी कर दिए हैं। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्री पद से मुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके बाद उनके पद खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी संभालेंगे। रविवार को मीडिया से बातचीत के बाद प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना इस्तीफा सौंप दिया था, जिसे मुख्यमंत्री धामी ने स्वीकार भी कर लिया था। जिसके बाद राज्यपाल के आदेश के बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सोमवार रात प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्री पद से मुक्त करने की अधिसूचना जारी की है।
अगले आदेश तक प्रेमचंद अग्रवाल के सभी विभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास रहेंगे। बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पास वित्त, शहरी विकास, आवास, जनगणना, संसदीय कार्य मंत्री का भार था और अग्रवाल से कैबिनेट की छुट्टी के बाद ही 5 कुर्सी अब खाली हैं, जिसे भरना अब धामी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। मुख्य सचिव ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं और अब कैबिनेट विस्तार की अटकलें भी अब तेज हो चुकी है। उत्तराखंड से इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पहले 4 पद खाली थे और अब 5 कुर्सियां खाली हो गई हैं, जिसे भरना भी अब धामी सरकार के लिए एक चुनौती है। आपको ये भी बताते चले कि अगले आदेश तक प्रेमचंद अग्रवाल के सभी विभाग यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास प्रेमचंद अग्रवाल के सारे विभाग रहेंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पास वित्त, शहरी विकास, आवास, जनगणना, संसदीय कार्य मंत्री का भार था। इसको सीएम पुष्कर सिंह धामी संभालते हुए नजर आएंगे और अग्रवाल से कैबिनेट की छुट्टी के बाद 5 कुर्सी अब खाली हो गई। हालांकि तमाम नाम भी इसको लेकर सामने आ रही हैं। ये भी बताया जा रहा है कि महीने के अंत तक कैबिनेट का जो विस्तार है वो हो सकता है। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कल दिल्ली आए थे, जिसको लेकर अब सुगबुगाहट और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आई है। 5 पद खाली है, जिसको लेकर लगातार नाम भी सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं अब जो पद खाली हुए हैं, 5 कुर्सी खाली हुई है, इसको भरना अब धामी सरकार के लिए भी एक चुनौती बन चुकी है। मुख्य सचिव ने भी इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। और अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। उत्तराखंड में फिर तबादला एक्सप्रेस चली है। बड़े स्तर पर अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 13 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 10 पुलिस अधिकारियों का भी कार्यक्षेत्र बदला गया है। कुल 26 अधिकारियों के दायित्व में अब फेरबदल किया गया है। तो उत्तराखंड शासन ने सोमवार देर रात आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के दायित्व में एक बड़ा बदलाव कर दिया है। कुल 26 अधिकारियों के दायित्व बदले गए हैं। इनमें से 13 आईएएस हैं और 10 आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। सोमवार देर रात उप सचिव अनिल जोशी की तरफ से जारी आदेश के अनुसार आईएएस युगल किशोर पंत को सचिव भाषा की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है और आईएएस सोनिका को अपर सचिव नागरिक उड्डयन का अतिरिक्त पदभार सौंपा गया है। आईएएस रीना जोशी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं आईएएस विनीत कुमार से अपर सचिव नियोजन का दायित्व वापस लिया गया है। अपर सचिव आनंद श्रीवास्तव को अपर सचिव कृषि व कृषक कल्याण की जिम्मेदारी दी गई है। आईएएस नितिका खंडेलवाल को अपर सचिव सूचना प्रौद्योगिकी का दायित्व दिया गया है और वहीं आईएएस अनुराधा पाल को परियोजना निदेशक रीप की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। आईएएस गौरव कुमार को निदेशक शहरी विकास की जिम्मेदारी दी गई है। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस यहां पर हमें देखने को मिला है। बड़े स्तर पर अधिकारियों के तबादले हुए हैं। आईएएस आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 13 आईएएस अधिकारियों के नाम शामिल हैं जिनके तबादले हुए हैं। 13 आईएएस अधिकारियों के तबादले और 10 पुलिस अधिकारियों का भी कार्यक्षेत्र बदला गया है। तो बड़े स्तर पर अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 13 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं और कई पुलिस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र को भी बदला गया है। तो बड़ी खबर है, एक बड़े फेरबदल की जानकारी, बड़ा एक सीएम धामी ने उत्तराखंड में विकास और व्यवस्थाओं को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में जारी होने वाली सरकारी अधिसूचनाओं, गजट नोटिफिकेशनों, उद्घाटन पट्टिकाओं और शिलान्यास शिलाओं में तारीख और साल के साथ साथ विक्रम संवत और हिंदू महीनों का उल्लेख सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग को आवश्यक आदेश तत्काल निर्गत करने के निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य में जारी होने वाले सभी अधिसूचनाओं, शिलान्यास शिलाओं, उद्घाटन पट्टिकाओं में इन पारंपरिक समय गणना मानकों का समावेश भी किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विक्रम संवत भारतीय संस्कृति और परंपरा का अभिन्न अंग है। इसका उल्लेख ज्यादा से ज्यादा किया जाना चाहिए। हिंदू सभ्यताओं को एक अलग पहचान मिल रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की एक अलग पहल देखने को मिल रही है, जहां पर संस्कृति की तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी के कदम नजर आ रही हैं और यहां पर
मुख्यमंत्री ने कहा है कि विक्रम संवत भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक अभिन्न अंग है। इसका उल्लेख ज़्यादा से ज़्यादा हमें करना चाहिए और यहाँ पर उद्घाटन पट्टिकाओं में भी इन पारंपरिक समय गणना मानकों का समावेश भी किया जा सके। मुख्यमंत्री इस ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं संस्कृति की तरफ, ताकि भविष्य में जारी होने वाले सभी अधिसूचनाओं, शिलान्यास, शिलाओं, उद्घाटन पट्टिकाओं में इन पारंपरिक समय गणना मानकों का समावेश किया जा सके। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि विक्रम संवत भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक अभिन्न अंग है। इसका उल्लेख हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा 2025 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस साल प्रशासन ने यात्रा को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए कई नई व्यवस्थाएं लागू की हैं। वहीं यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए परिवहन विभाग टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ लगातार बैठक कर रहा है। वहीं एसोसिएशन के अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार ने कहा है कि पिछले कई सालों से हम सभी मुख्यमंत्री से मुलाकात करके आग्रह कर रहे थे कि चारधाम यात्रा पर जाने वाली बाहरी गाड़ियों की गाड़ी फिटनेस मात्र 15 दिनों की दी जाए। इसको लेकर अब सीएम और चारधाम यात्रा के नोडल अधिकारी सुनील शर्मा ने विश्वास दिलाया है कि इसी प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। इस साल हम लोगों के अंदर खुशी है कि हम विगत 3-4 सालों से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी, एक्स सीएम साहब जो थे, उनसे भी हम लोगों ने, और जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे उनसे भी हमने रखा था कि बाहर की गाड़ियां, जो अन्य प्रदेशों की गाड़ियां उत्तराखंड को छोड़ के, उन गाड़ियों पे चारधाम की यात्रा के लिए यात्रा फिटनेस मात्र 15 दिन की दी जाए। तो इस बार सरकार ने इसका संज्ञान लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे जो हमारे नोडल अधिकारी श्री सुनील शर्मा जी हैं, उनको इस बैठक बुलाई गई थी विगत हफ्ते में, और उन्होंने ये सकारात्मक लिया है और उन्होंने कहा हमें कि हम इसको 15 दिन के लिए इसको ज़रूर करेंगे और यहाँ पर उत्तराखंड के जो ट्रांसपोर्टर है उनको रोज़गार के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आप हमारे लोकल लोगों को रोज़गार देने में प्रतिबद्ध हैं। देहरादून नगर निगम अब हाउस टैक्स बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। नवनियुक्त मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया है कि नगर निगम ने बकायेदारों से टैक्स वसूलने के लिए एक व्हाट्सएप की सुविधा शुरू की है, जिसके जरिए अब तक 55 लाख रुपए से ज्यादा का हाउस टैक्स जमा हो चुका है। मेयर ने बकायेदारों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपना बकाया टैक्स जमा करें, ताकि निगम को मजबूर होकर कार्रवाई न करनी पड़े। इसके अलावा कुछ बकायेदारोों को 15 दिन के भीतर टैक्स जमा करने का नोटिस भी भेजा गया है। यदि वे समय पर भुगतान नहीं करते हैं तो निगम उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। इस पहल से नगर निगम को उम्मीद है कि जल्द ही टैक्स वसूली में सुधार होगा और शहर के विकास कार्यों के लिए आवश्यक फंड भी जुटाए जा सकेंगे। नगर निगम की एक बड़ी पहल देखने को मिल रही है, जहां पर समय पर भुगतान न करने की सजा का प्रावधान भी किया जाएगा। स्वच्छ प्रशासन के लिए ये कदम बहुत जरूरी है। नागरिकों की जिम्मेदारी का एहसास यहां पर कराया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें भी कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि पहल से नगर निगम को उम्मीद है कि जल्द से टैक्स वसूली में सुधार होगा और शहर के विकास कार्यों के लिए भी आवश्यक फंड जो है वो जुटाया जा सकेगा, जिसकी वजह से शहर में और विकास कार्य देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पे हमने एक इसके लिए स्कीम भी चलाई थी कि हमने व्हाट्सएप के माध्यम से, और जो हमारे बकायेदार हैं वो लोग, उनको भी आने की लाइन में लगने की आवश्यकता ना पड़े। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो उसका उपयोग करते हुए अपना बकाया जो राशि है वो दे सकें। तो उसका अच्छा वो भी रहा, रिजल्ट अच्छा रहा। 55 लाख रुपये लगभग हम इससे ज़्यादा हम लोगों के पास जो है व्हाट्सएप के माध्यम से ही इसमें आ गया है। साथ ही जो कुछ बड़े बकायेदार हैं उनको भी हम लगातार उनको नोटिस भेज रहे हैं, और ताकि वो अपना समय जो है, अपना जो बकाया है उसको हमको दे सकें। तो निश्चित तौर पे अभी हम उनके जो जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, और अगर वो हमारा बकाया वापस करते हैं जितनी भी राशि है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करेंगे तो फिर हम उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे।
उत्तराखंड सरकार की नंदा सुनंदा योजना ने गरीब, अनाथ और असहाय छात्राओं के लिए शिक्षा की राह को अब आसान बना दिया है। यह योजना विशेष रूप से उन छात्राओं के लिए है जो आर्थिक तंगी और पारिवारिक परेशानियों के चलते अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पा रही थी। और इसके जरिए योजना के तहत देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने आज योजना के तीसरे चरण में 3 छात्राओं को चेक वितरित किए हैं। यह चेक उन छात्राओं को दिए गए हैं जो अपनी पढ़ाई को अधूरा छोड़ने के कगार पर थीं। जिलाधिकारी सविन बंसल ने इस मौके पर कहा है कि विषम परिस्थितियों में भी शिक्षा की लौ जलाए रखने वाली बेटियां ही असल में नंदा और सुनंदा देवी हैं, जो समाज के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरती हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना में चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए जिला स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है और इसके लिए एक एसओपी मानक संचालन प्रक्रिया तैयार भी की गई है। बता दें कि नंदा सुनंदा योजना का उद्देश्य समाज की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने सपनों को पूरा कर सकें। इस योजना से अब तक सैकड़ों छात्राओं को लाभ मिल चुका है और यह उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आई है। जिलाधिकारी ने यह भी आशा जताई कि इस पहल से उत्तराखंड में महिलाओं की शिक्षा के स्तर में सुधार होगा और समाज में समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया जाएगा। जैसा कि आप सब विदित ही हैं कि ऑनरेबल सीएम की भी संकल्प हैं और कमिटमेंट्स हैं कि हमारे जो वंचित ग्रुप के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, हमारी कॉलेज गोइंग एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, सो किसी फैमिली ट्रेजेडी या आर्थिक तंगी के कारण उनको अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, चाहे स्कूल एजुकेशन हो या ग्रेजुएशन हो, स्नातकोत्तर एजुकेशन हो। सो ये जिला देहरादून में हमने एक इनिशिएटिव कमेंस किया है कि उन बच्चों को खोज कर, बहुत सारे फैमिलीज़ और बच्चे खुद भी अप्रोच करते हैं हमारे बहुउद्देशीय शिविरों में, जैसे आज का जनता दिवस है या हमारी फील्ड विजिट्स हैं। सो सिर्फ संसाधनों के अभाव में वो आगे पढ़ नहीं पा रहे, उनके अंदर आगे बढ़ने की वो स्पार्क तो जिंदा है। पढ़ाई की जो एक अग्नि है वो ज्वलनशील है, लेकिन उनको संसाधनों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। तो उसी के दृष्टिगत हमने अपने कुछ CSR सोर्सेज से कुछ हमारी प्रचलित स्कीम्स हैं उनको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी उनमें लाकर आफ्टर ड्यू अप्रूवल्स ऑफ कमेटी, और कुछ हमारे जैसे ऐसे फंड, राइफल क्लब, इन सब को कन्वर्ज करके प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा में चैनलाइज किया है कि जो बच्चों के स्कूल की फ़ीस है वो किसी भी स्कूल में पढ़ रही हों, चाहे प्राइवेट है, चाहे एडिड है, या कोई सी ट्रस्ट का स्कूल है, या कोई ग्रेजुएशन कर रही थी बच्ची या करना चाह रही हैं, किसी के माता पिता नहीं हैं, किसी के पिता की मृत्यु हो गई आकस्मिक, या आर्थिक तंगी है फैमिली में, तो उसका एक बाकायदा SOP जारी किया गया है। और लालकुआं हल्द्वानी में इस साल फायर सीजन को लेकर तराई पूर्वी वन प्रभाग पूरी तरह से अलर्ट है। मौसम में कम बारिश होने के कारण आगजनी की घटनाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। इन घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विभाग ने 2 ब्लॉकों में फायर वॉचरों की तैनाती की है और रेंज स्तर पर विशेष टास्क फोर्स का गठन भी किया है। इसके अलावा विभाग ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है ताकि आग लगने की सूचना मिलते ही टीम त्वरित कार्रवाई कर सके। विभाग ने उप प्रभागीय वनाधिकारी अनिल कुमार जोशी ने बताया कि 15 फरवरी से 15 जून तक फायर सीजन रहता है और इस दौरान विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। उन्होंने कहा है कि इस बार तैयारी को पहले से बेहतर तरीके से किया गया है, जिसमें क्रू स्टेशन और आउटसोर्स कर्मचारियों की तैनाती की गई है। विभाग ने क्षेत्रीय लोगों को आगजनी के प्रति जागरूक किया है और जनता से सहयोग की अपील की है। अब देखना यह है कि इस बार विभाग कितनी सफलतापूर्वक इन घटनाओं से निपट पाता है और लोगों का कितना सहयोग मिलता है। जंगलों से लगने वाली आग के चलते लोगों से लेकर पर्यावरण को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये भी बताते हैं। तो वनाग्नि से नुकसान, पेड़ पौधे जलकर खत्म हो जाते हैं और जिससे पर्यावरणीय संतुलन भी प्रभावित होता है। तो आप ये नुकसान देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए, ये फुल जानकारी। दुर्लभ पौधे और प्रजातियां भी खतरे में पड़ जाती हैं। वनाग्नि से क्या नुकसान होता है ये उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
जहां पर जानवरों के लिए भी आवास जगह खत्म हो जाती है। अगर वनाग्नि होती है तो जानवरों के लिए आवास जगह खत्म हो जाती है, जिससे इन जीवों की संख्या में भी कमी हो सकती है। मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी का संरक्षण करने वाली वनस्पतियां भी नष्ट हो जाती हैं और इससे पानी का बहाव भी तेज हो सकता है, जिससे मिट्टी का कटाव बढ़ सकता है। तो वनाग्नि से ये नुकसान हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जिससे बाढ़ और भूस्खलन का भी खतरा बढ़ता है। अगर वनाग्नि होती है तो बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है, आर्थिक नुकसान हमें झेलना पड़ता है, आर्थिक नुकसान होता है, वन संसाधनों की भी हानि हमें देखने को मिलती है, वन संसाधनों की हानि होती है और पर्यटन उद्योग पर भी इसका बड़ा असर पड़ता है, स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। वनाग्नि होती है तो हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है, उसके धुएं से असर होता है, आपातकालीन सेवाओं पर भी दबाव बनता है। तो ग्राफिक्स के जरिए ये तमाम जानकारी आपने देखी कि वनाग्नि से क्या क्या नुकसान होता है और उस पर पूरी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए हमने आप तक बताई है कि आगजनी की घटनाओं पर भी कड़ी निगरानी जो है वो रखी जा रही है और जनता से कहीं ना कहीं सहयोग की एक अपील की जा रही है। तराईपुरी वन प्रभाग इस बार काफ़ी सजग है और इस बार तराईपुरी वन प्रभाग के द्वारा 2 ब्लॉक स्तरीय गोष्ठियाँ कराई गई हैं। हर सब डिवीजन में ब्लॉक स्तरीय गोष्ठियाँ हुई हैं। इसके अलावा हर रेंज में फायर ड्रिल हुई है और समस्त वन कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई है और वाचर 15 फरवरी से वन विभाग के द्वारा समस्त रेंजों में तैनात कर दिए गए हैं। तो वन विभाग काफ़ी सतर्क है और लगातार कंट्रोल बर्निंग के कार्य भी चल रहे हैं और सुरक्षा संबंधी समस्त कार्य चल रहे हैं। तो वन विभाग की तैयारियां अच्छी हैं। उम्मीद है कि इस बार कम से कम आग लगे और वन विभाग बहुत जल्दी से जल्दी, अगर कहीं आग लगती है तो ऐसी स्थिति में बहुत जल्दी दुर्घटनाओं पर काबू पाया जा सके। हाँ, इसमें इस समय जो ट्रेनिंग हुई थी रेंज स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय जो हमारी एक कार्यशाला हुई थी, उसमें समस्त जो आसपास के NGO हैं और जो ग्रामीण स्तरीय हैं जो कि फॉरेस्ट एरिया के चारों तरफ रहते हैं, उन लोगों को बुलाया गया था, ग्राम प्रधानों को बुलाया गया था। देहरादून में हाल ही में एक हृदय विदारक सड़क दुर्घटना ने पूरे शहर को गहरे सदमे में डाल दिया है, लेकिन देहरादून पुलिस ने अपनी तत्परता और कर्मठता से एक दिन के भीतर न सिर्फ दुर्घटना के वाहन को बरामद किया बल्कि वाहन चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस अद्वितीय कार्य के लिए देहरादून पुलिस को सम्मानित किया गया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपनी सभा में देहरादून पुलिस की तत्परता और कार्यशैली की खुले दिल से सराहना की है। इस सम्मान के साथ ही उन्होंने ये संदेश भी दिया कि हमारी सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और समाज को सुरक्षित बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। 12 मार्च को ये दुर्घटना हुई। मसूरी की तरफ से आती हुई एक मर्सिडीज गाड़ी ने, जो बहुत ज्यादा रफ्तार में थी, मुख्य मजदूरों को कुचल दिया। 4 मजदूरों की मौके पर मृत्यु हो गई, 2 लोग घायल हुए। हमने उन्हें अपने प्रयासों से उनके पैतृक गांव उनकी बॉडी को भेजा और आज पुलिस के उन अधिकारियों जवानों का, जिन्होंने एक जाबाजी का परिचय देते हुए एक शॉर्ट समय में जहां गाड़ी को बरामद किया, वहीं उस चालक को भी जिसके द्वारा ये घटना घटी है, उसको भी गिरफ्तार किया गया। आज उनको मेरे द्वारा यहाँ पर सम्मानित किया गया है, क्योंकि पुलिस के बारे में जो लोगों की धारणा है, तो एक इंप्रेशन है बहुत गलत है। जबकि पुलिस 24 घंटे हम लोगों की सेवा करती है, हमारे कष्ट में संकट में मेरे साथ खड़ी होती है। उसका मैंने एक प्रयास किया है ताकि लोग उससे प्रेरणा लें। इस अवसर पर मैं उन्हीं सभी समर्थ अधिकारियों को सैल्यूट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं जिनको हमने यहाँ पर सम्मानित किया। और अब बात करेंगे बड़ी खबर की। उत्तराखंड सरकार के 3 साल पूरे होंगे। 23 मार्च को 3 साल का कार्यकाल
सरकार का पूरा होगा। सीएम धामी 3 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आएंगे। सरकार के बड़े फैसलों को जनता के सामने पेश करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। विभागीय स्तर पर भी कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर चुके हैं। तैयारियां पूरी तरह से शुरू हो चुकी हैं। तो उत्तराखंड सरकार के अब 3 साल पूरे होंगे। 23 मार्च को 3 साल का कार्यकाल सरकार का पूरा होने जा रहा है, जिसको लेकर 3 साल के कार्यकाल, 3 साल की योजनाएं सरकार की गिनाई जाएंगी और सरकार के बड़े फैसलों को भी जनता के सामने पेश किया जाएगा। विभागीय स्तर पर भी कार्यक्रम की तैयारियां पूरी तरह से शुरू हो चुकी हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 साल का कार्यकाल धामी सरकार का पूरा होने जा रहा है। 23 मार्च को धामी सरकार का कार्यकाल जो है वो पूरा होगा। बड़ी सारे उत्तराखंड सरकार के 3 साल पूरे होंगे। 3 साल की उपलब्धियां, 3 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए सरकार नजर आएगी जनता के सामने। 3 साल की उपलब्धियों को पेश किया जाएगा। क्या योजनाएं रही, क्या विकास कार्य किए गए, सरकार के बड़े फैसले क्या रहे और इन फैसलों को भी जनता के सामने पेश किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर भी पूरी तरह से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खबर टिहरी से है, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जनता दरबार आयोजित किया गया है, जिसमें जिले के विभिन्न अधिकारी गण भी उपस्थित रहे और इस अवसर पर जिलाधिकारी ने जिले के लोगों की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान के बारे में जानकारी दी है। जिलाधिकारी ने बताया कि इस जनता दरबार के दौरान 20 से अधिक जन शिकायतें प्राप्त हुई है, जिनका निस्तारण तत्काल प्रभाव से कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि एक प्रमुख शिकायत पुनर्वास विद्युत कनेक्शन को लेकर थी, जिसके समाधान के लिए संबंधित विभाग को सूचित कर दिया गया है। इसके अलावा आपदा गणेश क्षेत्र में दीवार आदि लगाने की शिकायत भी प्राप्त हुई थी, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अधिकारियों को इस तरह की समस्याओं का तत्काल समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए ताकि लोगों को राहत मिल सके। अभी तक करीबन 20 शिकायतें आई हैं और भी अभी शिकायतकर्ता अभी आएंगे जन सुनवाई, क्योंकि अभी हम लोग आगे भी सुनवाई करेंगे। और इसमें पुनर्वास से संबंधित कुछ शिकायतें थी, कुछ बिजली के कनेक्शन से संबंधित थी और कुछ शिकायतें थी जिसमें आपदा से जो ग्रस्त जो एरियाज हैं वहाँ पर कुछ जगह दीवार आदि लगने की लोगों ने डिमांड करी, तो उन सभी डिपार्टमेंट्स को बता दिया गया कार्य करने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।